नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 15 अप्रैल 2025 को वैशाख कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है। ये सुबह 10:55 तक रहेगी। इसके बाद तृतीया होगी। राहु काल दोपहर 3:38 से शाम 5:14 तक रहेगा। हरियाणा में मौसम खुश्क रहेगा और दिन के तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है। अब नजरें डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। पंजाब नेशनल बैंक से 13,850 करोड़ रुपए का घोटाला करने का आरोपी मेहुल चोकसी बेल्जियम में गिरफ्तार। भारत लाने की तैयारी। चीन ने 7 कीमती धातुओं के निर्यात पर रोक लगाई। अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर का दिया जवाब। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में अब अमेरिका दिखाएगा अपना दम। अरबों डॉलर का खनन का कॉन्ट्रैक्ट देने की तैयारी। बलूच विद्रोहियों को भी निपटाएगा। पहली बार अंतरिक्ष की शहर में गई 6 महिलाएं। सिंगर कैटी पेरी और जेफ बेजोस की मंगेतर ने भी यात्रा की। 1.15 करोड़ रुपए का टिकट था। बांग्लादेश के मोहम्मद यूनिस की अंतरिम सरकार ने बांग्लादेशी लोगों के इजराइल जाने पर रोक लगाई। गाजा पर हमले का विरोध। यमुनानगर में पीएम मोदी ने कांग्रेस को दी चेतावनी। मुसलमानों की इतनी हमदर्दी है तो कांग्रेस का अध्यक्ष मुसलमान क्यों नहीं। हरियाणा के पहले एयरपोर्ट का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। हिसार से अयोध्या के लिए पहली फ्लाइट को दिखाई हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैथल के राम का 14 साल का वनवास पूरा करवाया। जूते नहीं पहनने की खाई थी कसम। वक्त कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा। पुलिस की गाड़ियां फूकी, हाईवे जाम किया। गुजरात के समुंदर से पकड़ी 18,000 करोड़ की 300 किलो ड्रग्स। पाकिस्तान बोट होने की आशंका। हरियाणा, यूपी और राजस्थान समेत 4 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट। बढ़ेगा तापमान। प्रयागराज में दलित युवक को जिंदा जलाने का मामला सामने आया। कांग्रेस नेताओं का भी विरोध हुआ। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को एक बार फिर मिली जान से मारने की धमकी। हरियाणा में सीएम ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। 15 जून से पहले सभी सड़कों की कराई जाएगी मरम्मत। लिव इन पार्टनर ने अफेयर के शक में अपनी ही प्रेमिका की हत्या। शव को कंबल में लपेटकर खेत में फेंका। अब खबरें विस्तार से। पंजाब नेशनल बैंक से 13,850 करोड़ रुपए की लोन धोखाधड़ी मामले में आरोपी हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को पुलिस ने बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया है। भारतीय जांच एजेंसियों के प्रत्यर्पण की अपील पर 12 अप्रैल को उसकी गिरफ्तारी हुई। फिलहाल वो जेल में है। भारत ने बेल्जियम के साथ चोकसी के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सीबीआई ने पिछले साल बेल्जियम से चोकसी को गिरफ्तार करने का अनुरोध किया था। गिरफ्तारी के बाद मेहुल चोकसी ने खराब सेहत का हवाला देते हुए कोर्ट से जमानत मांगी है। अभी तक इस पर फैसला आना बाकी है। मेहुल अपनी पत्नी प्रीति चोकसी के साथ रह रहा है, जिसके पास बेल्जियम की नागरिकता है। अब मेहुल चोकसी बेल्जियम से स्विट्जरलैंड भागने की कोशिश कर रहा था। उससे पहले ये गिरफ्तारी हो गई। 2018 में भारत छोड़ने से पहले ही चोकसी ने 2017 के एंटीगुआ और बारामूडा की नागरिकता ले ली थी। चोकसी बार बार खराब सेहत का हवाला देकर भारत में पेशी पर आने से इनकार करता रहा है। कभी कभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसकी पेशी होती थी। भारत में उसकी कई संपत्तियां भी जब्त हो चुकी है। चोकसी का भतीजा नीरव मोदी भी इसी घोटाले का आरोपी है और लंदन में प्रत्यर्पण की कार्रवाई का सामना कर रहा है। अब बात करते हैं अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ की। चीन ने अमेरिका के साथ बढ़ती ट्रेड वॉर के बीच 7 कीमती धातुओं पर निर्यात पर रोक लगा दी है। चीन ने कार, ड्रोन से लेकर रोबोट और मिसाइलों तक असेंबल करने के लिए जरूरी मेटल यानी चुंबकों के शिपमेंट पर चीनी बंदरगाहों पर रोक लगा दी है। ये मटेरियल ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर और एयरोस्पेस बिजनेस के लिए बेहद अहम है। इस फैसले से दुनिया भर में मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट, सेमीकंडक्टर और हथियार बनाने वाली कंपनियों पर असर पड़ेगा। ये महंगे हो जाएंगे। चीन ने 4 अप्रैल को इन 7 धातुओं के निर्यात पर रोक लगाने के आदेश जारी किया था। आदेश के मुताबिक ये कीमती धातुएं और उनसे बने खास चुंबक सिर्फ स्पेशल परमिट के साथ ही चीन से बाहर भेजे जा सकते हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा कि स्मार्टफोन, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को जैसे का तैसा टैरिफ से छूट दी गई है, लेकिन ये कुछ ही समय के लिए है। उन्होंने सेमीकंडक्टर सेक्टर और पूरी इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन की जांच शुरू करने का ऐलान किया। ट्रंप ने सोशल मीडिया
पोस्ट में कहा कि इन इलेक्ट्रॉनिक्स पर अलग से टैरिफ लगाया जाएगा। अगले 2 महीनों में इन चीजों पर टैरिफ लगाने का प्लान तैयार किया जाएगा। अगली खबर भी अमेरिका से। यहाँ 6 महिलाओं ने इतिहास रचा है। पहली बार 6 महिलाओं ने सोमवार को एक साथ स्पेस की सैर की। इनमें से मशहूर बॉलीवुड सिंगर कैरी पैटी, अमेरिकी बिलियनियर जेफ बेजोस की मंगेतर लॉरेन सांचेज शामिल है। अमेरिकी उद्योगपति जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन कंपनी के रॉकेट से उन्होंने ये यात्रा की। रॉकेट ने शाम 7 बजे उड़ान भरी और करीब 11 मिनट के बाद मिशन वापस लौटा। इस दौरान रॉकेट ने 200 किलोमीटर का सफर तय किया। 1963 के बाद अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाला ये पहला ऑल वीमेन क्रू है। ब्लू ओरिजिन रॉकेट से स्पेस में 11 मिनट की सैर की कीमत लगभग 1 करोड़ 15 लाख रुपए है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि आज के मिशन पर इन महिला यात्रियों से किराया लिया गया या कंपनी की तरफ से स्पॉन्सर ट्रिप थी। ये मिशन जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन कंपनी के न्यू शिपयार्ड प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसे NS-31 नाम दिया गया है। कैटी पेरी और लॉरेन के अलावा टीवी प्रेजेंटर गेल किंग, मानवाधिकार कार्यकर्ता अमांडा गोएन, फिल्म निर्माता केरियन फ्लिन और नासा की पूर्व रॉकेट साइंस आयशा बोबे ने भी अंतरिक्ष की सैर की। अब बात करते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। अपने सबसे बड़े प्रांत बलूचिस्तान में विद्रोह झेल रहे पाकिस्तान ने अब यहां अमेरिका की एंट्री करवाने का प्लान तैयार किया है। पाक आर्मी चीफ आसिफ मुनीर ने अमेरिका को माइनिंग लीज देने का प्लान बनाया है। इसका मकसद अरबों डॉलर के खनिज संसाधनों का खनन और साथ में बलूच विद्रोहियों के हमले को रोकना है। पाकिस्तान की शहबाज सरकार और सेना का मानना है कि यदि अमेरिका इस क्षेत्र में निवेश करता है तो बलूचों के हमले कम हो जाएंगे, और यदि हमले होते हैं तो अमेरिका ही बलूच विरोधियों से निपटेगा और अपने निवेश की सुरक्षा करेगा। इस डील का एक और मकसद चीन से निर्भरता कम करके अमेरिका से रिश्ते सुधारने की कोशिश करना भी है। पिछले 5 वर्षों में पाकिस्तान की चीन पर निर्भरता लगातार बढ़ी है। 2019 से 2023 के बीच पाक के हथियारों का लगभग 81% आयात चीन से हुआ। बीते 3 वर्षों में विदेशों के लिए गए लोन में कुल 72% लोन पाक ने चीन से लिया है। चीन से बढ़ती दोस्ती और पूर्व पीएम इमरान खान के कार्यकाल के दौरान उनके बयानों के चलते पाक के रिश्ते अमेरिका से कमजोर हुए हैं। सेना इस डील के जरिए रिश्ते मजबूत करना चाहती है। अब खबर दूसरे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस की अंतरिम सरकार ने बांग्लादेशी लोगों के इजराइल जाने पर रोक लगा दी है। गाजा में इजराइल सेना के हमले के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। बांग्लादेशी लोगों के पासपोर्ट पर सरकार ने फिर से इजराइल के लिए मान्य नहीं लिखना शुरू कर दिया है। 2021 में शेख हसीना की सरकार ने पासपोर्ट से ये लाइन हटाने का निर्देश दिया था। बांग्लादेश के गृह मंत्रालय ने पासपोर्ट और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने विदेश जा रहे नागरिकों के ट्रैवल परमिट पर फिर से ये लाइन लिखने का निर्देश जारी किया है। ये पासपोर्ट इजराइल को छोड़कर सभी देशों में वैध होगा। 17 करोड़ की आबादी वाला मुस्लिम बाहुल बांग्लादेश इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक संबंध नहीं रखता और आज़ाद फिलिस्तीन का समर्थन करता रहा है। अब खबरें प्रधानमंत्री के हरियाणा दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर हिसार में पहले एयरपोर्ट का शुभारंभ किया। उन्होंने हिसार से अयोध्या के लिए जाने वाली उड़ान को रिमोट का बटन दबाकर रवाना किया। अब हिसार से अयोध्या और दिल्ली के लिए फ्लाइट की सुविधा शुरू हो गई है। बहुत कम किराए में हिसार से हवाई सफर शुरू किया गया है। इसके अलावा पीएम ने महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल टर्मिनल की आधारशिला भी रखी है। इसके बाद पीएम मोदी यमुनानगर गए और वहां भी रैली को संबोधित किया। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से बटन दबाकर 800 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट की यूनिट और कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का शिलान्यास किया। साथ ही 1070 करोड़ से बने रेवाड़ी बाईपास का उद्घाटन किया। बाईपास की वजह से नारनौल तक का सफर 1 घंटे कम हो जाएगा। पीएम मोदी ने यमुनानगर में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, देश आजाद होने के बाद 2013 तक वक्फ का कानून चलता था। 2013 में कांग्रेस ने कानून में संशोधन कर दिया ताकि चुनाव में वोट पास के
कानून को ऐसा बना दिया कि बाबा साहब के संविधान की ऐसी की तैसी कर दी। इसका सही उपयोग होता तो मुसलमानों को साइकिल के पंचर बनाने की जरूरत नहीं होती। पीएम मोदी बोले, कांग्रेस कहती है कि ऐसा मुसलमानों के हित में किया गया। कांग्रेस को अगर सच्चे मन से मुसलमानों के लिए थोड़ी भी हमदर्दी है तो अपनी पार्टी का अध्यक्ष किसी मुसलमान को बनाए, लेकिन इनके नेता ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ये सिर्फ देश के नागरिकों के अधिकारों को छीनना चाहते हैं। हिसार में पीएम मोदी ने कहा, अब श्री कृष्ण जी की पावन भूमि हरियाणा, श्री राम जी की भूमि अयोध्या से सीधी जुड़ गई है। बहुत जल्द हिसार से दूसरे शहरों के लिए भी उड़ानें शुरू होगी। मेरा वादा है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़ेगा। 10 सालों में करोड़ों भारतीयों ने जीवन में पहली बार हवाई सफर किया है। हमने वहां भी नए एयरपोर्ट बनाए हैं जहां कभी अच्छे रेलवे स्टेशन तक नहीं थे। 2014 से पहले देश में 74 एयरपोर्ट थे और आज देश में एयरपोर्ट की संख्या 150 के पार हो गई है। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में सरकारी नौकरियों की हरियाणा में क्या हालत थी। आप सबको पता है, नौकरी के लिए बापू की जमीन, माँ के जेवर तक बिक जाते थे, लेकिन हमारी नायब सिंह सैनी की सरकार ने इसका इलाज कर दिया है। वहीं पीएम के हरियाणा दौरे से एक और बड़ी खबर आ रही है। कैथल के रामपाल कश्यप का 14 साल का वनवास पीएम मोदी ने यमुनानगर में खत्म करवा दिया। रामपाल ने 14 साल पहले प्रण लिया था कि जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन जाएंगे, वो उनसे नहीं मिल लेंगे, तब तक वो जूते नहीं पहनेंगे। यमुनानगर में पीएम मोदी ने अपने हाथों से उन्हें जूते भेंट किए, उनकी भावनाओं का सम्मान किया। उन्होंने कहा कि भविष्य में अपना समय इस तरह के प्रण में न लगाकर समाज सेवा और राष्ट्र हित में लगाए। कैथल के खेड़ी गुलामा गांव निवासी रामपाल कश्यप मोदी से मिलकर बेहद भावुक नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर किया है। अब खबर नए वक्फ कानून की। वक्फ कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। बसंती हाईवे पर बेरमपुर में पुलिस ने इंडियन सर्कुलर फ्रंट की कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही एक गाड़ी को रोका, जिससे अशांति फैल गई। दरअसल बागर मिनाखा संदेहखाली से आईएसएफ कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान सुबह 10 बजे हाईवे जाम कर दिया था। रामलीला मैदान जा रहे कार्यकर्ताओं ने पुलिस को घेर लिया। इन्हें तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। हाईवे पर हालात काबू में आ गए, लेकिन उग्र भीड़ ने शोणपुर में पुलिस की 5 बाइकों में तोड़फोड़ की और उनमें आग लगा दी। कैदियों को ले जाने वाली वैन को पलट दिया, उसमें भी तोड़फोड़ की। कल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। अब खबर मौसम की। कुछ दिनों से आंधी बारिश के बाद मौसम ने करवट ले ली है। भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी के मुताबिक आज से राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में हीट वेव चलने की संभावना है। इससे तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। दिल्ली एनसीआर के लोगों को फिर से 40 डिग्री की गर्मी का सामना करना होगा। बीते दिनों आंधी बारिश से तापमान गिर गया था। सोमवार को तापमान 39 डिग्री के आसपास रहा, जबकि मंगलवार को 40 डिग्री के पार पहुंच जाएगा। 16 से 18 अप्रैल तक दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात से एक बड़ी खबर आ रही है। गुजरात में इंडियन कोस्ट गार्ड ने 300 किलो ड्रग्स जब्त की है, जिसकी कीमत 1800 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जब्त ड्रग मेथामेटाइन हो सकती है। गुजरात एटीएस और कोस्ट गार्ड ने 13 अप्रैल को अल सुबह ज्वाइंट ऑपरेशन में पोरबंदर से 190 किलोमीटर दूर समंदर से ड्रग्स की खेप को पकड़ा। अंधेरे के बीच जब कोस्ट गार्ड की टीम ने एक बोट को देखा और बोट के सवारों से पहचान बताने को कहा, तो इससे घबराए तस्करों ने ड्रग्स को समुद्र में फेंका और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से पार भाग गए। इसके पाकिस्तानी होने की संभावना है। अब खबर मुंबई से। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को फिर से एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है। मुंबई के वर्ली स्थित ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में अज्ञात शख्स ने व्हाट्सएप मैसेज कर सलमान खान की कार को बम से उड़ाने की बात कही। रविवार देर रात भेजे गए इस मैसेज में लिखा है, हम सलमान खान को घर में घुसकर मारेंगे। मुंबई के वर्ली पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 351, 2 और 3 के तहत शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पिछले साल 14 अप्रैल को सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में फायरिंग हुई थी। इस हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली थी। इस केस में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। इनमें से एक आरोपी ने खुदकुशी भी कर ली थी।
वहीं यूपी के प्रयागराज में 12 अप्रैल को एक 35 साल के दलित युवक की हत्या कर दी गई। आरोपियों ने उसे जिंदा जला दिया। बताया जा रहा है कि युवक का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने गेहूं काटने से मना किया था। 13 अप्रैल की सुबह उसकी अधजली लाश मिलने के बाद घर वाले आक्रोशित हो गए। उन्होंने न सिर्फ हत्या आरोपियों के घर पर तोड़फोड़ की, बल्कि पोस्टमार्टम के लिए पुलिस को 2 घंटे तक लाश भी नहीं उठाने दी। बाद में पोस्टमार्टम के बाद 13 अप्रैल की रात ही पुलिस ने दलित युवक का जबरन अंतिम संस्कार करवा दिया। इसके बाद लोगों का गुस्सा बढ़ गया और लोग रोड पर इकट्ठा हो गए, हंगामा करने लगे। उन्होंने आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलवाने की मांग की। वहीं सोमवार को पीड़ित परिवार से मिलने कांग्रेस सांसद उज्जवल रमन सिंह और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पहुंचे। गुस्साए गांव वालों ने उनकी गाड़ी को भी रोक लिया। हनुमान पर मोरी रोड पर जाम लगा दिया। पुलिस और सांसद के समझाने पर करीब 2.5 घंटे बाद गांव के लोग माने और सड़क से हट गए। ये पूरा मामला यमुना पार के करछना इलाके का है। अब अन्य खबरें हरियाणा से। हरियाणा में आमजन की समस्याओं के समाधान को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बैठक में अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने चंडीगढ़ में ली मीटिंग में कहा कि 15 जून तक प्रदेश में सभी सड़कों की मरम्मत की जाए ताकि आमजन को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। उन्होंने कहा कि अधिकारी विशेष अभियान चलाकर सड़कों के सुधारीकरण के संबंध में अल्पावधि का टेंडर लगाएं। जहां सड़क की मियाद पूरी न हुई हो वहां ठेकेदार से मरम्मत करवाई जाए। उन्होंने कहा कि आगामी मानसून से पहले सभी सड़कों की मरम्मत का कार्य पूरा किया जाए। वहीं प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के उद्देश्य से विकसित GIS आधारित हर पथ ऐप को अपग्रेड वर्जन 2.0 25 अप्रैल को मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इस एप्लीकेशन में आमजन प्रदेश में क्षतिग्रस्त सड़कों या सड़कों के गड्ढों की शिकायत दर्ज कर सकेंगे। इसे त्वरित निपटान सुनिश्चित करते हुए सड़कों को सुधारा जाएगा। अब खबर गुरुग्राम से। गुरुग्राम में कंबल में लिपटी महिला की लाश के मामले में पुलिस ने लिव इन पार्टनर को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में खुलासा हुआ कि लिव इन पार्टनर को शक था कि महिला का किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अफेयर है। इस बात को लेकर उनका आपस में झगड़ा होता था। इस पर युवक ने महिला की हत्या कर दी और शव कंबल में लपेटकर गेहूं के खेत में फेंक दिया। 11 मार्च को महिला का शव बरामद हुआ था। 31 मार्च को महिला के पिता इसे ढूंढते हुए गुरुग्राम पहुंचे। तब उसकी पहचान बिहार के गोपालगंज निवासी रीता के रूप में हुई। मानेसर पुलिस ने उसके पिता की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज किया था। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अगर खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।